नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। तो फोकस करते हैं आईएएस की एग्जाम्स के ऊपर प्रिपरेशन करने के लिए। जो स्टूडेंट्स एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स भी कर रहे हैं तो वहां पे भी इन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज की तारीख है 16 मई 2018, बुधवार, करदम रावल। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये हमारा कोर्स है वो 13 मई को लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पे 8 जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे 9,999 रुपीज में। वैलिडिटी रहेगी 2019 के मेंस तक की। तो ये कोर्स पहले 2000 एस्पिरेंट्स को मिलेगा 4,999 में। तो रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाए www.upscisexams.com। तो ये बहुत ही अच्छी डील है दोस्तों। यहाँ पर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहली जो करंट अफेयर निकल के आती है वो है जेरूसलाम, जो माना जाता है, काफी लोग कहते भी है कि इजराइल का कैपिटल इसको घोषित कर देना चाहिए। वहां पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, यानी कि ओपनिंग हुई थी। तो ओपनिंग के समय ही बम ब्लास्ट हो गए थे। तो यहाँ पे ये न्यूज निकल के आती है कि यूएस एम्बेसी ने जेरूसलाम को परमिशन तो दी थी। ट्रंप ने दिसंबर ने अंदर ये कहा था कि भाई हाँ, जेरूसलाम को इसराइल का कैपिटल घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जेरूसलाम एक काफी कंट्रोवर्शियल प्लेस है, जैसे कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कंट्रोवर्शियल प्लेस है। वहां पे पैलेस्टाइन, इसराइल और गाजा बॉर्डर के पास, जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के पास ये पड़ती है पैलेस्टाइन प्लेस। तो वहां पे जवाब के अंदर जो ये बम ब्लास्ट हुआ था उसके जवाब के अंदर इसराइल की आर्मी ने 60 पैलेस्टाइन लोगों को मार दिया। तो यहाँ पे 2014 के बाद सबसे बड़ा कोई ब्लडीएस्ट यानी कि बहुत ही घिनौना इवेंट सामने आया है कि 2014 के बाद ऐसी कोई इवेंट देखने को मिली है। इसराइल जो उसकी मौसाद जो है वो काफी वर्ल्ड फेमस है। तो इस तरह की एक्टिविटी, अगर इसराइल कहता है कि पैलेस्टाइन हमारा कैपिटल है, तो इस तरह की एक्टिविटी इसराइल की आंखों के सामने से किस तरह से हो गई, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन जवाब में इसराइल की आर्मी ने 60 पैलेस्टीनियन लोगों को गोली के बोझ के तले दबा दिया। इसके अलावा जो 15 तारीख थी जो ये घटना घटी, तो 15 तारीख को पैलेस्टीन लोगों को मनाया, वहां पे मनाया जाता है, वहां पे मार्क हुआ मकबा, यानी कि जो आपत्ति है वहां पे आई, क्योंकि उस दिन वहां पे थाउजेंड्स और उससे भी ज्यादा लोगों को वहां पे आवाजाही हुई थी। क्योंकि वहां पे जो 1948 में जो अरबियन नेबर्स के जो जूइश स्टेट्स है वो सब ऐसे, जैसे कि इंडिया हो गया वहां से इंडिपेंडेंट, तो उस तरह से वहां पर भी काफी सारी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हुई, काफी सारे नए कंट्रीज बने। तो काफी सारे लोगों को डिसाइड करना था कि हमको कोई कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जूइश स्टेट भी है, क्रिश्चियन भी है, इजरायली लोग भी। तो यहाँ पे काफी सारी अप्स एंड डाउन है। तो जेरूसलम एक ऐसी सिटी है जहाँ पे काफी सारे तीनों धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, काफी सारी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलती है। तो वहां पे बहुत बड़ी समस्या हुई 15 मई को जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और हमास और जो वहां के अलग अलग ग्रुप्स हैं उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट कैंपेन रन किए और कहा कि भाई ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न, तो हम लोगों को आप लोगों को यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। और जो रेफ्यूजीज है उन लोगों को संदर्भ में रखते हुए कहा है कि भी जो पैलेस्टाइन से यहाँ पे रेफ्यूजीज जो आए हुए आसपास के कंट्रीज से, जो घुसपैठ से या फिर 1948 के बाद में यहाँ पे जो आ गए हैं, उन लोगों को मेहरबानी करके यहाँ से चला जाना चाहिए। और ये जो प्रोटेस्ट था वो भी काफी हद तक साइलेंट रहा, लेकिन कंप्लीटली नहीं कह सकते। और यूएस जो है उन्होंने कह दिया कि भाई जो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑफिस जब वो ओपनिंग सेरेमनी थी तो यहाँ पे जो हुआ है और जो वायलेंस देखने को मिला है इसराइल गाजा बॉर्डर के ऊपर, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। आपके इंटरनल मैटर जो हो इसलिए इसको इसी तरह से रखिए। लेकिन हम खेद जताते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस में इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो दूसरा जो करंट अफेयर निकल के आता है वो अटल पेंशन योजना एपीवाई के ऊपर। तो अटल पेंशन योजना थी वो मई 2015 में नई गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, काफ़ी सारी योजनाओं को इसके अंदर ले लिया था। तो यहाँ पे जो सब्सक्राइबर का मार्क होता है कि कितने लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अपना नाम लिखवाया और मेंबर बने इस योजना के, तो 1 करोड़ का मार्क इन्होंने पार कर लिया है। तो जून 2015 से यहाँ पे लोगों ने सब्सक्राइब करवाना शुरू किया था कि भाई ये जो स्कीम है वो क्या है। पहले आपको मैं बता देता हूँ जो जिन जिन लोगों को अटल पेंशन योजना के बारे में नहीं पता है। तो अटल पेंशन योजना
यानी कि पेंशन तो मिलता है, आपके वर्ड ही मिल जाता है कि पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, लेकिन किन लोगों को मिलेगा? गवर्नमेंट ने तो क्या कहा है कि भाई अब जो भी नए लोग भी गवर्नमेंट, आप भी जैसे आईएएस बन रहे हैं तो नए लोग भी जब गवर्नमेंट की अप्लाई कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, तो उन लोगों को पूरी 58 या फिर 60 या फिर 65 साल की जॉब तक, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी बस। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी क्या होता है, इसी तरह का होता है कि भाई जॉब करिए, काम खत्म, बाद में पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलेगी। तो इंडिया के अंदर ऐसी जो वर्कफोर्स है वो अराउंड 85% है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना इन लोगों के उद्धार के लिए हम एक स्कीम बनाए कि जिससे कि लोगों का फायदा हो और आगे जाने वाले समय में और बुढ़ापे में इसके लिए कुछ, उनके लिए कुछ हेल्पफुल एक्टिविटी की जाए। तो उन लोगों ने अटल पेंशन योजना की लॉन्चिंग की और स्वावलंबन जो स्कीम थी उसको भी इसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया और उनके जो पॉइंट्स थे इसको इनके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो सबसे ज़्यादा टारगेट था वो अनरिकॉग्नाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करवाना था। तो इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकता है? 18 साल से 40 साल का लड़का इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और ज़्यादातर 20 साल के ज़्यादा से लोगों को कंट्रीब्यूशन यहाँ पे शुरू होता है। मिनिमम टाइम पीरियड है 20 साल का, यानी कि 20 साल तक आप इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कर सकते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड है, सॉरी दोस्तों, मिनिमम आप 20 साल तक यहाँ पे पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्कीम वर्क कैसे करती है? आपको हर महीने, आपको महीना का हिसाब लगा कि एक साल में नहीं, लेकिन हर महीने आपको इसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको जमा करानी है। जैसे कि हो गए 48 रुपीज़, अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरियाज रखे गए कि आप कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हो। तो आपको खुद से डिसाइड करना है उतना पैसा इतने सालों, यानी कि 20 साल मिनिमम रखा है तो 20 साल तक आपको उस अकाउंट के अंदर, उस जो आपने सब्सक्राइब किया है योजना के अंदर आपने अकाउंट खुलवाया है, तो वहां पे आपको हर महीने 20 सालों तक, यानी कि 240 महीनों तक आपको यहाँ पे अपनी स्पेसिफाइड अमाउंट हर महीने जमा करवानी। तो उसके बाद 60 साल के बाद इसको बोलेंगे रिटायरमेंट या फिर मैच्योरिटी। जो आप 60 साल की एज तक पहुंचेंगे तो वहां से आपको यहाँ से पेंशन रिवर्ट होना शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि 60 साल क्यों लिखा है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट 40 साल तक की उम्र तक ही कर पाएंगे, उसके बाद आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो द वन हु इज हैविंग 41 ईयर्स ऑफ एज ही कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कीम। तो उसके बाद उसको 1,000 रुपया पर महीना, 2,000 रुपया पर महीना, 5,000 रुपया पर महीना तक का पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहां से होगा क्या कि गवर्नमेंट उन लोगों के लिए एक ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो उतने सालों बाद जब वो बुढ़ापे के तादार पर एंटर होंगे तो वहां पे उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी हेल्पफुल चीजें होंगी। हालांकि ये और बात है कि जब अभी जो 20-25 साल का इंडिविजुअल है वो 60 साल की उम्र पर पहुंचेगा तो उनको गवर्नमेंट 1,000, 2,000 या 5,000 देगी। तो तब की महंगाई ये होगी कि आज को दे दिए समझ लो 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये, तो उस समय की महंगाई 10 टाइम्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू उसको 10% पे ले लो, यही इतना कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे रही है ये एक स्कीम के अंतर्गत। तो इसके अलावा अगर जो इंडिविजुअल है वो मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो इंडिविजुअल है उसके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ को भी ये पैसे मिलेंगे पेंशन के, और जो नॉमिनी होंगे उनको जो पेंशन की वेल्थ है, अक्यूमुलेटेड पेंशन है, यानी कि टोटल पेंशन का जो कुछ परसेंटेज अमाउंट जनरेट करती है गवर्नमेंट कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो भी उनके नॉमिनी को, यानी कि जो इंडिविजुअल, कोई किसी का माता मर गई है लेकिन पापा को पेंशन मिल रहा है, तो पापा के गुजरने के बाद उनके जो नॉमिनी, उनका बेटा या बेटी होंगे, तो उनको ये एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ एक स्पेसिफाइड अमाउंट वहां से भी उन लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक था उसके अंदर समझने वाली बात, अटल पेंशन योजना आपको अगर नहीं पता थी तो वो थी। दूसरी चीज मई 15 में आई थी। तीसरी चीज 1 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। मिनिमम एज फॉर कंट्रीब्यूशन इज 20 ईयर एंड हु कैन अप्लाई इज बिटवीन द एज ग्रुप in which individual lies in 18 to 40 years। जो लास्ट का करंट अफेयर के निकल के आता है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के रिलेटेड पूरे विश्व के अंदर अवेयरनेस जगाना चाहता है, और वो चाहता है कि कोई भी इंडिविजुअल पूरी पृथ्वी के ऊपर इस तरह से मृत्यु ना पाए कि वो कहीं हेल्थ की समस्याओं का सामना करते करते या फिर उनको सर्विस ना मिले और वो मर जाए। तो ये एक बॉडी है जो वर्क करती है, लोगों की हेल्थ को मेजर करती है और कहती है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने एक कैटलॉग लिस्ट बनाया है, एसेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट। तो डायग्नोस्टिक लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस किस प्रकार के वैरायटी के जो डिजीज है जिसकी ट्रीटमेंट न मिलने के कारण, जिसकी सर्विसेज न मिलने के कारण लोगों को मृत्यु तक का
सामना करना पड़ता है। तो जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम लोगों ने जो डायग्नोसिस है उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जो एक्यूरेट डायग्नोसिस की एक चैनल बनाई है। इसके अलावा इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि कोई भी इंडिविजुअल सारवार के अभाव से नहीं मौत को प्राप्त करेगा। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम हमने डिजाइन की है वहां पे राइट टेस्ट हमने यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि इन इन तरह की समस्या हो तो इस प्रकार के टेस्ट करवाना और टेस्ट होना काफी जरूरी है। हमारा जो कैटलॉग बनाया है, कैटलॉग के अंदर इन सारी चीजों का एक तरह से लिस्टिंग किया गया है। दूसरी तरह से हमने ऐसे टूल्स भी डिजाइन किए हैं जो सारे कंट्रीज को हम अवेलेबल करवाएंगे। जो टेस्ट होंगे और जो ट्रीटमेंट होंगी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के रिलेटेड, तो वो भी सारी हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हम फंड्स भी प्रोवाइड कराएंगे और जो काफ़ी इसके महंगे जो एसेंशियल टेस्ट होंगे वो भी हम उनको अफोर्डेबल रेट्स के अंदर प्रोवाइड कराने का भी अरेंजमेंट ज़रूर से करेंगे। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट है, जो एसेंशियल पैकेज है इसके अंदर, वहां पे स्क्रीनिंग मैनेजमेंट होगी पेशेंट्स की कि क्या क्या समस्याएं होंगी उसको तराशा जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि भाई जो सबसे ज़्यादा चीज़ सामने आती है, लोगों के मृत्युआंक जो बढ़ रहा है उसके पीछे के दो रहस्य है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो इससे मृत्यु का अंक बढ़ता रहता है। तो इन इन चीज़ों के कारण लोगों की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उनके लिए सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ इन्फेक्शियस है तो उनको कोई सर्व भी नहीं करना चाहता है। इवन मेडिकल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमने पूरा एक सेटअप डिजाइन किया है जिसको हमने नाम दिया है एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, और यहाँ पे हमने कैटलॉग बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो देखते हैं ये चीज़ सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है तो इंडिया के अंदर इसके क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाए, और उनको बोलिए कि हमारी जो चैनल है UPSC IAS एग्जाम्स उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च हुआ है उसको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं www.upsciasexams.com। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।